हेलो एवरीवन। चलो, बहुत समय से घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं। आज हम एक रोमांचक यात्रा करने वाले हैं जो कि गैंगटॉक शहर की यात्रा है। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य हम देखने वाले हैं, वहाँ के लोगों के जनजीवन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखेंगे लायुंग, कटाव, युमथांग सभी अच्छे दर्शनीय स्थलों की हम यात्रा करने वाले हैं। लेखिका मधु कांकरिया अपनी सहमित्र मणि के साथ इस यात्रा पर निकली है और उनका ड्राइवर जितेन नार्गे जो कि वहाँ का लोकल व्यक्ति है, गाइड की भूमिका भी निभा रहा है। तो आप देखेंगे गाइड में कौन कौन से गुण होने चाहिए। गैंगटॉक शहर के लोगों को बादशाहों का मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा है, लायुंग क्या है, कटाओ क्या है, युमथांग क्या है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो इस चैप्टर से बनते हैं। तो अब देखते हैं साना साना हाथ जोड़ी जो कि एक प्रार्थना के ही शब्द हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान में के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का शहर। ऐसा सुंदर शहर जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम और रात। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, मुझे हिप्नोटाइज कर रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। सो किस प्रकार मधु कांकरिया गैंगटॉक शहर के इस प्राकृतिक सौंदर्य में खो गई है। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। सो लेखिका मधु कांकरिया भी उस प्राकृतिक सौंदर्य में खो गई है। अपने मैं को, अपने अहम को भूल वह सिर्फ और सिर्फ उस शून्य तक पहुँच गई है। सो बेटा, आपको भी हिम्मत नहीं हारनी है, दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। जिस प्रकार गैंगटॉक शहर के लोग, ना सिर्फ पुरुष, महिला और बच्चे भी अथक परिश्रम कर हमारे लिए सुगम्य रास्ते बनाते हैं, अच्छी यात्रा के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। सो देखेंगे कैसा जनजीवन है वहाँ के लोगों का। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कोसली। सो इस प्रार्थना के बोल का शाब्दिक अर्थ है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह प्रार्थना के ये बोल एक नेपाली युवती कहते हैं। तो ये नेपाली भाषा में लिखा हुए प्रार्थना के शब्द हैं। रिमेंबर दिस। सुबह हमें युमथांग के लिए निकलना था। लेखिका गैंगटॉक शहर में अब वह युमथांग जा रही है। युमथांग के बाद वह लायुंग जाएगी और लायुंग के बाद वह कटाओ जाएगी। ओके, सो रिमेंबर दिस। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। कहाँ से कहाँ की यात्रा की, उन्होंने कहाँ क्या चीज़ महसूस की। पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा को देखा जा सकता है। अब कंचनजंगा क्या है भाई? कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। मार्क दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था और पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद हो गए थे। कंचनजंगा न दिखनी थी ना दिखी, पर सामने ही रकम रकम के डिफरेंट टाइप्स के इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में ही आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक शहर से कितना दूर है? 149 किलोमीटर की दूरी पर था युमथांग। युमथांग यानी घाटियाँ। बेटा ध्यान रखेंगे किस प्लेस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो युमथांग का मतलब है घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था, जैसा कि सभी गाइड करते हैं। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी। चलिए तो जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। एक जगह दिखाई पड़ी
एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताका, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। श्वेत पताकाएँ और रंगीन पताकाएँ किसका प्रतीक है, कब फहराई जाती है, इन्हें कौन उतारता है, सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम देखेंगे एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ। बेटा सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ किसी बुद्धिस्ट की डेथ पर लगाई जाती है। इनकी कुल संख्या 108 होती है। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये स्वतः नष्ट हो जाती है और इन पर मंत्र लिखे होते हैं। वहीं रंगीन पताकाएँ किसी उत्सव पर, किसी कार्य की शुरुआत पर फहराई जाती है। ये भी 108 होती है, इन पर भी मंत्र लिखे होते हैं, ये भी स्वतः नष्ट हो जाती है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो लेखिका यहाँ बता रही है किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा के प्रतीक सफ़ेद बौद्ध पताका है जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये स्वतः ही नष्ट हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं फहराई दी जाती है और ये रंगीन होती है। नार्गे बोलता जा रहा था, मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीरें देखी हैं। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा। तो ध्यान रखेंगे, जितेन के बारे में आप क्या जानते हैं। जितेन हंसमुख था, गाइड था और ड्राइवर था। उसे वहाँ की जो लोकल जो जगहें थी, हर जगह के बारे में उसे नॉलेज थी। वह एक अच्छा ड्राइवर और अच्छा गाइड था। वह बता रहा था इस जगह का नाम है कवि लॉग स्टॉक, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चिस्खे बमसन ने लेप्चाओं के शौमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। बेटा यहाँ के वर्ड्स डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे बिकॉज नेपाली लैंग्वेज है, लेकिन इनके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ ही आपको लिखना है। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा तथा भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। तो बेटा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा मैं आपको बता दूंगी। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। तो ये प्रेयर व्हील क्या है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट, नार्गी कहने लगा मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील इम्पोर्टेंट इज मार्क, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या, चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बाद इस देश की आत्मा एक जैसी है। हम सारे भारतीय किसी भी कोने में रहें, लेकिन हम सभी की आस्थाएं एक है, मान्यताएं एक है। धर्म चाहे अलग हो, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सब एक जैसी है। सो मार्क करेंगे प्रेयर व्हील क्या है। माना ये एक धर्म चक्र है और माना जाता है इसे लेकर घूमने से हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल रहे थे। अब को ध्यान है, नेपाली का कद थोड़ा कम छोटा होता है, आंखें छोटी होती हैं। हम नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप और वैभव के साथ सामने आने लगा था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम में हिमालय पल पल परिवर्तित हिमालय, ये ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि वह अपने अलग अलग रूप हमें दिखा रहा था। कहीं सफ़ेद तो कहीं पहाड़ पथरीला, कहीं छोटा कभी बड़ा, और देखते ही देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा था। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियाँ चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हो। आपने देखा कितना प्राकृतिक सौंदर्य रहा होगा। यह तो
सिर्फ इसे देखकर और पढ़कर ही महसूस हो रहा है। सो आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट, आगे की यात्रा अगले वीडियो में करेंगे। होप आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा। एक्चुअली कृतिका के चैप्टर बहुत लंबे होते हैं, किंतु जब आप मेरे साथ इस पार्ट को पढ़ोगे तो आई एम कॉन्फिडेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।